कि जिस देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कहना कैसे सही हो सकता है? और क्या सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष के इंडिया गठबंधन को चुनावों में हिंदुओं के वोट क्या अब भी मिल पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्योंकि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जहां रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के धर्म का खुलेआम अपमान किया जा सके और लोग कुछ न कहें। भारत अकेला ऐसा देश है जहां 110 करोड़ हिंदुओं को उनके धर्म का खुलेआम अपमान होता है। यह कहा जाता है कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है जिसे जड़ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और इस देश में उसके बाद भी खामोशी रहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की बीमारी की तरह है और इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। चेन्नई के जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, उस कार्यक्रम का नाम था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका नाम ही ये रखा गया था कि ये सनातन को मिटाने के लिए बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस है, सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। एबोलिशन को हिंदी में उन्मूलन कहेंगे, जिसका अर्थ होता है मिटा देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। यानी यह कार्यक्रम सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित हुआ था, और ये इस कार्यक्रम के पोस्टर्स पर हर जगह साफ साफ लिखा हुआ है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। ये देखिए, क्या ऐसा आप किसी इस्लामिक देश में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किसी इस्लामिक देश में ऐसा कोई सम्मेलन हो जाए जिसमें लिखा हो इस्लाम उन्मूलन सम्मेलन? आप कल्पना कर सकते हैं? डीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु की सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु से लेफ्ट पार्टी सीपीएम के सांसद सु वेंकटेशन, और आपको याद होगा एक छात्र थे रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, सीपीआई के नेता मधुकर रामालिंगम और कांग्रेस पार्टी से भी एक नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिनका नाम है एस. पीटर एल्फोंस। तमाम पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं सनातन उन्मूलन सम्मेलन में। देखिए, हिंदू धर्म की जो सबसे खूबसूरती है और जो हिंदू धर्म को बाकी सब धर्मों से अलग बनाती है, वो यही है। अभी आपने इन दो नेताओं को देखा, प्रियंक खड़गे को देखा, ये खुद हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आपने उदयनिधि स्टालिन को भी देखा, ये भी हिंदू हैं, फिर भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसा और किसी धर्म में नहीं हो सकता कि उसी धर्म को मानने वाले लोग अपने ही धर्म के खिलाफ बात करने लगे। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्या नुपुर शर्मा ये हिम्मत कर सकती हैं कि वो ये कह दें कि मैंने पिछले साल जो बयान दिया था इस्लाम को लेकर वो बिल्कुल ठीक दिया था और मैं अपने बयान पर कायम हूं? अगर उन्होंने कह दिया तो इस देश में जलजला आ जाएगा। कह ही नहीं सकती, लेकिन उदयनिधि स्टालिन खुलकर कह सकते हैं। पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, और कुछ नहीं होगा। आज इस पूरे विवाद को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 ही पार्टियों ने सही मायनों में उदयनिधि स्टालिन के इस बयान की निंदा की है। और ये 2 पार्टियां हैं, आप हैरान हो जाएंगे कौन सी पार्टियां हैं। एक ममता बनर्जी की टीएमसी और दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और बाकी 26 पार्टियों के नेता या तो इस मुद्दे पर चुप हैं या फिर इसके समर्थन में हैं और विरोध में दोनों तरह के बड़े ही संतुलित बयान दे रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। जैसे कांग्रेस पार्टी के महासचिव और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसे लेकर तरह तरह के विचार है। के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, खड़गे कुछ और कहते हैं, कमलनाथ जिन्हें चुनाव लड़ना है अभी मध्य प्रदेश में, वो ये कहते हैं कि नहीं, वो इस बयान को नहीं मानते, ये स्टालिन का निजी बयान हो सकता है, वो इससे सहमत नहीं है। तमाम तरह के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और सबकी नजर सिर्फ वोट बैंक पर है, धर्म पर किसी की नहीं। लेकिन सनातन धर्म इससे भी हजारों वर्ष पुराना है
और ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति है और ब्रह्मांड है। अकेला ऐसा धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सदा और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म कहलाता है। सनातन धर्म में जिन श्रुतियों और स्मृतियों का उल्लेख किया गया है उनके अनुसार सनातन धर्म वो धर्म है जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, और जो हर जीव के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, सबके लिए बराबर है। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, जो कर्म के चक्र से बंधा है और जो सत्य धर्म का संचालन करता है, वही सनातन धर्म है। तो राहुल गांधी भी ठीक इस समय यही कर रहे हैं जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। कांग्रेस पार्टी ने YouTube पर राहुल गांधी का एक नया वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो दिल्ली में लालू यादव के घर पर उनसे बिहार का मशहूर चंपारण मटन बनाना सीख रहे हैं, और इस वीडियो में लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, कुछ महीने का समय है, देश के लोग राहुल गांधी से यह जानना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार देश में बनी, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी क्या योजना है, उनकी रणनीति क्या है। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो ऐसा क्या अलग करेंगे जो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ताकि लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देख सके। और ऐसे में राहुल गांधी लोगों को यह बता रहे हैं कि लालू यादव की मटन बनाने की रेसिपी क्या है। यानी जब कांग्रेस को लोगों के वोट चाहिए तब राहुल गांधी YouTube पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने पर जोर दे रहे हैं, यानी वोटों की जगह राहुल गांधी व्यूज लेना चाहते हैं। अब ये व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन वोट मिलेंगे या नहीं ये हम तय करेंगे। लेकिन पहले आप राहुल गांधी और लालू यादव का ये कुकरी शो देखिए जिसमें वो आपको खाना बनाना सिखा रहे हैं। हम कोटा की कोचिंग फैक्ट्रियों में मानसिक तनाव का शिकार हो रहे बच्चों को बचाने के लिए भारत की सबसे बड़ी मुहिम आपके आशीर्वाद से और समर्थन से शुरू कर रहे हैं। और यह मुहिम हमारी नहीं है, यह मुहिम असल में आपकी है, आपके बच्चों की है। इस साल अब तक कोटा के कोचिंग सेंटर्स में तैयारी कर रहे 23 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। और आप यकीन मानिए, अब इन छात्रों की आत्महत्या की खबरें हमें जब मिलती थीं तो हम बड़े परेशान होते थे। मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती थी कि इन छात्रों को हम कैसे बचा सकते हैं। और आज भी कोटा में रहने वाले न जाने कितने ऐसे छात्र होंगे जो आज रात को भी आत्महत्या के बारे में सोच रहे होंगे, मौका ढूंढ रहे होंगे कि अगला मौका मिले और वो आत्महत्या कर लें, मौका ढूंढ रहे होंगे कि कैसे अपने परिवार के पास जाएं और कहें कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं मरना चाहता हूं। और हो सकता है उनमें से कुछ आपके बच्चे भी हों। इसलिए हम ये मुहिम आज शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब भी न जाने कितने छात्र आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। और यह मुहिम उन परिवारों के लिए होगी जिनके बच्चे कोटा से वापस अपने घर लौटकर जाने की हिम्मत ना तो दिखा पा रहे हैं और ना इससे पहले दिखा पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारी इस मुहिम के 4 हिस्से होंगे, जिसमें पहले भाग में हम आपको छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, दूसरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तनावपूर्ण माहौल के बारे में, फिर माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के बारे में, और चौथा शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए। ये 4 भाग हैं, ये 4 बड़े इश्यूज हैं। 2 महीने पहले कोटा में छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिस पर 24 जून से 31 अगस्त के बीच 55 से ज्यादा छात्रों ने फोन करके बताया कि इस शहर में यानी कोटा में उनका दम घुट रहा है और वो अब जीना नहीं चाहते। यानी सोचिए 55 छात्र तो इस समय तैयार बैठे हैं आत्महत्या करने के लिए। इसके अलावा कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर इस साल अब तक 1500 से ज्यादा छात्र फोन करके खुद को डिप्रेशन में बता चुके हैं। और इन तमाम छात्रों की शिकायत सिर्फ इस शहर के माहौल और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है, बल्कि ये छात्र अपने माता पिता से भी बहुत नाराज हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में। कोटा में इस साल जिन 23 छात्रों ने आत्महत्या की, उनमें से 15 छात्र ऐसे थे जो बेहद गरीब परिवारों से थे और जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, जो भी उनके पास कुछ था सब बेच दिया, उसके बाद कर्ज लिया और तब इन बच्चों को कोटा शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। इनमें 2 छात्र तो ऐसे थे जिनके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे, जबकि एक छात्र के पिता बाल काटते थे, हेयर ड्रेसर हैं, जो महीने में मुश्किल से 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। और आत्महत्या करने वाली एक छात्रा के पिता अपने शहर में गाड़ियां साफ करने का यानी सुबह सुबह गाड़ी धोने का काम करते थे। कोटा में 250 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका सालाना रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपए है। देखिए
पैसों की बारिश हो रही है, 6,000 करोड़ रुपए। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यह पैसा उन हजारों लाखों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों से मिलता है जो बचपन में ही यह तय कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। और फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे गरीब परिवारों के सपनों की एक कीमत लगाते हैं, जिन्हें कुछ परिवार पैसे के रूप में चुकाते हैं और कुछ अपने बच्चों को खोकर इसकी कीमत चुकाते हैं। और यहां एक तथ्य यह भी है कि इस व्यवस्था में गरीब का असल में कोई नहीं है। जब गरीब का बच्चा मरता है तो उसे इंसाफ तो दूर, अपने बच्चे की डेड बॉडी भी पुलिस को रिश्वत देकर लेनी पड़ती है। लेकिन जब किसी अमीर परिवार के बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है, पूरा सिस्टम इसे एक बड़ी समस्या मानकर इस पर गंभीरता से विचार करता है।